इनर्शियल फ्रेम्स ये, इनर्शियल फ्रेम्स वो, इनर्शियल फ्रेम्स हैं क्या? हमारी थोड़ी सी बात हुई थी इस पे कि इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो अगर बन भी जाए तो क्या खराबी है। 2 किताबें चाओ और आर्या इसके बारे में अच्छी बातें करती है। देखिए, हम लोगों ने तमाम ऑब्जर्वेबल्स या वो तमाम क्वांटिटीज़ जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगती थी एज ऑब्जर्वेबल्स, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इन सब चीज़ों की बात कर ली। लेकिन हम लोगों ने ये तकल्लुफ़ नहीं किया रास्ते में कहीं पे भी कि ये सोचे कि यार इसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं सेट किया होगा, उस ओरिजिन पे शायद कोई ऑब्जर्वर भी बैठा होगा। हमारे पास ये तमाम क्वांटिटीज़ अगर हम चाहते हैं कि ये सेंस बनाए तो हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ऐसे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं जिनके ओरिजिन पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और ऐसा क्योंकि एक यूनिक ऑब्जर्वर नहीं होगा, पूरी यूनिवर्स जो है ऐसे ऑब्जर्वर से फिल्ड होगी, इसलिए किसी एक को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस भी नहीं देनी है। न्यूटन का पहला लॉ हमारे लिए एक काम कर रहा था, वो हमें बोल रहा था कि हमें इनर्शियल फ्रेम्स को ही सिर्फ लेना है, वो फ्रेम्स जिसके अंदर या तो ऑब्जेक्ट बॉडी रेस्ट पर हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। लेकिन चाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। आप फ्री फॉल के अंदर 2 बॉडीज को कंसिडर कर लें जो साइड बाय साइड नीचे जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम ये रेस्ट पर ही हैं, बस थोड़ा सा सेपरेशन है दोनों के बीच में, लेकिन हमें पता है ये दोनों रेस्ट पे नहीं है, बल्कि ये तो एक्सेलरेट कर रही हैं। इसका मतलब वो 2 बॉडीज दिखा ऐसी रही हैं कि वो दोनों अगर ऑब्जर्वर्स हैं तो वो न्यूटन का पहला लॉ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है, एक फोर्स लग रही है उनके ऊपर, एटलीस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के लेवल पर। अब हम क्या करें, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमें एड कर रहा है फर्दर कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा समझने में हेल्प करने के लिए। जब इसके ऊपर सारे न्यूटोनियन प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इन पे फोर्स तो 0 लगनी चाहिए, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ को ये ऑब्जर्वर्स इनके फ्रेम्स ओबे नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इसके साथ साथ चाओ थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर रहा है तमाम कोर्स के हिसाब से। वो हमें बोल रहा है कि आमतौर पे फिजिसिस्ट जहाँ पे काम किया करते हैं उसे हम लैब फ्रेम कहते हैं। कोई भी फ्रेम ऐसा फाइंड करना बहुत आसान काम नहीं है जो टोटली इनर्शियल हो। आप अर्थ पे बैठे हुए तो तकरीबन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। अर्थ के मोशन को कंसिडर करें, उस गैलेक्सी के मोशन को, सोलर सिस्टम को भी कर लें चले आप फॉलो, तो आपको ये बात साफ साफ पता चल जाएगी। कहानी लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होती। लैब फ्रेम के अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है। हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज है ये बात सोचना कि हम लोग जिस लैब फ्रेम में काम कर रहे हैं वो इनर्शियल है, जबकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अकाउंट किया जा सकता है। जैसे कि एक पार्टिकल है, वो अगर एक्सेलरेटर के अंदर मूव कर रहा है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग तो रही है, लेकिन वो इतने कम मुद्दत के लिए लग रही है कि ज़्यादा मैथमेटिकली कन्वीनियंट है कि उसे एक इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर लिया जाए। ये सब बातें हैं। आर्या ऐसी बात कर रहा है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे बात की जाएगी। वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का पूरा चैप्टर है जहाँ पर इस तरह से बात स्टार्ट की जाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो आप लोग भी स्क्रीन पे आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ आर्या ने हमें और फैसिलिटेट कैसे कर लिया है। आर्या हमें कह रहा है कि आपके पास 2 ऑब्जर्वर्स हैं, एक है ऑब्जर्वर ए जो यहाँ पे बैठा हुआ है और एक है ऑब्जर्वर बी जो यहाँ पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर ए के बारे में हमें एक और बात पता चलती है, यूनिवर्स के तमाम इनर्शियल फ्रेम्स कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ए इनर्शियल है। इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ी देर इंतजार करके ऑब्जर्व किया इनर्शियल फ्रेम ए के ऑब्जर्वर को कि ये बंदा जो है अपनी जगह पे या तो रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, एंड दे ऑल एग्रीड कि हाँ भाई जा रहा है। लेकिन बी के लिए वो ऐसी बात नहीं कहेंगे, बी एक्सेलरेट कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एक्सेलरेट किया करते हैं, लेकिन ए और बी तो ऑब्जर्वर्स हैं, तो हमारी बुक इसे और नाम देना चाहती है। ऑब्जर्वर ए के फ्रेम को एस फ्रेम कहेंगे, ऑब्जर्वर बी के फ्रेम को एस प्राइम फ्रेम कहेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसी बॉडी है जो शरीफ नहीं है, वो भी एक्सेलरेट कर रही है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ऑब्जर्वर ए के फ्रेम के अंदर वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो हम क्या ये कहते हैं कि ऑब्जर्वर ए या उसका जो फ्रेम है, जो एस फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल है? नहीं, एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है, फ्रेम एक्सेलरेट नहीं करेगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तभी तो हम F=ma को एक वैलिड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। एक्सेलरेशन मुमकिन है, फ्रेम की खुद की नहीं, फ्रेम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स या बॉडीज की। वापस आए जरा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कुछ लेबल्स रखते हैं। इस पार्टिकल की कोई ना कोई पोजीशन होगी। एस प्राइम फ्रेम के अंदर हम इस पोजीशन को कहेंगे कि ये xb(t) है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो इसलिए ये लेबल लगा देते हैं। जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम t को जरा साइड पे रखेंगे, और क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात हो रही है सिर्फ x के अंदर, वेक्टर एरोस को भी साइड पे रखें। दूसरा, हम लोग नोटेशन के अंदर चीज को लेकर आएंगे सिर्फ x। ये सिर्फ x(t) हमें क्या बता रहा है
ये एक रिलेटिव पोजीशन बता रहा है कि ए अगर यहाँ पर है तो एट द स्टार्ट ऑफ टाइम बी कहाँ पे खड़ा था। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो एक्स है। एक्स ऑफ टी रखने की वजह ये है कि एक तो बी ए से दूर एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो ये पोजीशन चेंज होने वाली है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तीसरा हम लोग वेरिएबल क्या लेकर आएंगे? ऑब्वियसली तीसरा वेरिएबल होगा कि ए के ओरिजिन से पार्टिकल पी कहाँ पर है। इसका मतलब कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर A या विथ रिस्पेक्ट टू द S रेफरेंस फ्रेम। पार्डन माय ड्राइंग, तो इसे हम कहेंगे एक्स ए ऑफ टी। गैलीलियन और न्यूटोनियन रिलेटिविटी यहाँ पर प्ले करेगी। वो इस तरह के हम लोग एक फ्रेम के रिस्पेक्ट से दूसरे फ्रेम में कैसी चीज़ें दिखती हैं और दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट से पहले फ्रेम में कैसी चीज़ें रखती हैं, इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी देख लीजिए ज़रा। फिलहाल देखें मैंने टी की नोटेशन को ड्रॉप नहीं किया और वेक्टर्स के नोटेशन भी ले आया हूँ, इसको भी सब चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि ये आपको सेंस बना रही है कि मेरे पास ये जो एक वेक्टर है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स बी प्लस एक्स के साथ। एक्स क्या है? ए और बी की सेपरेशन। एक्स बी क्या है? बी के ओरिजिन से या एस प्राइम फ्रेम के ओरिजिन से मेरे पास पार्टिकल कितना दूर है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स पे एक टाइम डेरिवेटिव ले लूं सेकंड ऑर्डर का, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सेकंड ऑर्डर के टाइम डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डबल डॉट्स इस्तेमाल करते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर वही इस्तेमाल करेंगे। फेयरली सिंपल। अब अगर मैं उस पार्टिकल के मास को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं, यानी m को यहाँ लगाया, m को यहाँ लगाया, m को यहाँ लगाया, और ये m अगर कांस्टेंट है तो इसे अब मैं फोर्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। नोटेशन को ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। ऑब्जर्वर A ये ऑब्जर्व कर रहा है कि पार्टिकल के ऊपर लग रही है फोर्स Fa। ऑब्जर्वर B क्या ऑब्जर्व करेगा? Fb। फेयरली सिंपल। इसे अपने mx डबल डॉट वाले फॉर्म में ही रहने देते हैं। देखो ये जो f का कॉन्सेप्ट है F इक्वल्स टू ma, ये कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए बनाया था हमने? न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। और न्यूटन सेकंड लॉ बाय डेफिनेशन किन चीजों के लिए वैलिड था? इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। तो इससे ये बात आप समझ जाएं कि ये जो आपके पास Fa यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है यही ट्रू फोर्स है। वी कॉल्ड डिब्स ऑन फोर्सेस फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हम कहेंगे कि ये कोई अपेरेंट फोर्स है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये x डबल डॉट मुझे बता रहा है उस रिलेटिव पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव जो दोनों ऑब्जर्वर्स के बीच में है। अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं f अपेरेंट के लिए फॉर्म फाइंड करने के लिए, तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊं कि f ट्रू माइनस mx डबल डॉट, ये मेरे पास अपेरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन है। अब आर्या सेज दैट दिस हियर इज अ नॉन इनर्शियल और अ फिक्टिशियस फोर्स। नॉन इनर्शियल फोर्स और फिक्टिशियस फोर्सेस का एक पूरा चैप्टर है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं रेफरेंस देने वाला हूं कि अगर आपके पास एक ऐसी बस है जिसके अंदर एक पेंडुलम लटक रहा है और वो बस एक्सेलरेट करने लगती है और उस बस के अंदर एक ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए उसकी बलास है कि ये बस एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। वो जब इस पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस के तमाम एनालिसिस करेगा तो वो उसको जीरो मिलेंगे। और अगर ये बस एक्सेलरेट करने लग जाती है तब भी जब वो ये एनालिसिस करेगा उसे मालूम होगा जीरो है, लेकिन तब तक पेंडुलम यहाँ पीछे आ चुका होगा और उसे समझ नहीं आएगी कि ये पेंडुलम एक्सेलरेट कैसे कर रहा है जब कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अब हमें आंसर मिल गया कि वो कैसे एक्सेलरेट कर रही है, वो इस फिक्टिशियस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रही है। तो भाई हमारे पास जो न्यूटन्स के लॉ है ना, उनके अंदर बैठकर ये बात डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि आप कौन से इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं। बस आप ये बात समझ लें कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसे लग रहा होता है कि भाई वो स्टेशनरी है, बाकी सब मूव कर रहे हैं, वही रेस्ट पर है। लेकिन आपके नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स जो है उन्हें फोर्स फील होती है, प्रॉपर एक फिक्टिशियस फोर्स, और वो जो चीजों को देख रहा होता है उसको देख के भी वो अंदाजा लगा सकता है। फिक्टिशियस फोर्सेस अप्लाई फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। दैट इज अ गुड प्लेस टू स्टॉप।